हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज देखोगे मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट है और वो है साइंस। आज से साइंस शुरू होगी। काफी इंतजार था स्टूडेंट के लिए, काफी सारे कमेंट्स भी थे साइंस के लिए। तो आज से हम साइंस पढ़ेंगे और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। जितनी भी सारी चीजें होंगी साइंस की उनको कंप्लीट करेंगे और सीक्वेंस से पढ़ेंगे। तो जितने भी दोस्त नए जुड़े हुए हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बता दूं उनके लिए कि मैंने इस चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस, ज्योग्राफी की क्लासेस और पॉलिटी की क्लासेस डाल रखी है। काफी सारी क्लासेस इस पर हैं और डेली करंट अफेयर्स में कराता हूं आपके लिए। मॉर्निंग में आपको क्लास मिल जाती है करंट अफेयर्स की, इसलिए जुड़े रहो मेरे चैनल से। क्योंकि दिल्ली पुलिस की 5000 वैकेंसी का अनाउंस हो चुका है। यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, 8000 से ज्यादा होंगी। सीपीओ का निकल ही चुका है, आपने देखा होगा सीपीओ के लिए एसआई की जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे। काफी सारी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं, चल रही हैं। अभी एग्जाम्स उनके 2-4-5 महीने के होने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होंगे। तो तब तक हम अपने लिए बिल्कुल तैयार कर लें, बिल्कुल प्रिपेयर कर लें अच्छे से। तो चलो शुरुआत करता हूं मैं आज के टॉपिक की। आज जो टॉपिक होगा हमारा साइंस हम शुरू करेंगे। तो देखना दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे चीजों को, साइंस। तो सबसे पहले हमें जानना है कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। साइंस का मीनिंग जो होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है व्यवस्थित करना। क्या होता है? व्यवस्थित करना। साइंस को हिंदी में हम विज्ञान बोलते हैं, ये सब लोगों को नॉलेज होगी, इतनी जानते ही होंगे। व्यवस्थित करने को हम अरेंज करना भी बोल सकते हैं। अरेंज करना, व्यवस्थित करने को बोल सकते हैं। अब देखो, इस साइंस की यहां पर बात की जाए तो साइंस जो है दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा के जिस वर्ड से लिया गया है उसको बोलते हैं स्किंटिया। स्किंटिया, ये ग्रीक भाषा के स्किंटिया वर्ड से लिया गया है। इस स्किंटिया वर्ड का मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है? जानना या ज्ञान। क्या मतलब होता है? जानना या ज्ञान। तो इसी वर्ड से लिया गया है साइंस, और साइंस का मतलब भी बेसिकली जानना ही होता है, नॉलेज ही होती है। किसी चीज की नॉलेज प्राप्त करना नए सिरे से, किसी के एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो उसी को हम साइंस कहते हैं। जैसे बेसिक सी अगर मैं बिल्कुल आपके लिए एक तरीके से डेफिनेशन में बताऊं तो इस तरीके से लिया जाता है: पदार्थ और वस्तुओं के विशेष ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया। पदार्थ और वस्तुओं के विशेष ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया विज्ञान कहलाती है। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। पदार्थ और वस्तुओं के विशेष ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया विज्ञान कहलाती है। ठीक है, और क्या है इसमें कि जो हमारे पास पदार्थ हैं, उन पदार्थों के हम भौतिक गुण, फिजिकल क्वालिटीज इनकी क्या होती हैं और इनकी केमिकल क्वालिटीज क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर, जैसे मैंने बोला है। जैसे बोलते हैं पदार्थ और वस्तुओं, पदार्थ और वस्तुओं के विशेष ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया, अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? विज्ञान कहलाती है। विज्ञान कहलाती है। अब देखो, दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि जो पदार्थ है उस पदार्थ की फिजिकल क्वालिटी क्या है? इसकी फिजिकल क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है? और इसकी केमिकल क्वालिटी क्या है? केमिकल क्वालिटी क्या है? इसके बारे में भी हमको ये जानकारी देती है। ठीक है, तो दो बात यहां पर ये आ गई कि इसकी फिजिकल क्वालिटी क्या है और केमिकल क्वालिटी क्या है, ये भी हमको यहां से जानकारी मिलती है। और हम कहें तो यहां पर ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि विज्ञान एक प्रकार का विशेष ज्ञान है जो हमें वस्तुओं के निरंतर
अध्ययन, जो हमें वस्तुओं के निरंतर अध्ययन और प्रयोग से मिलता है। भाई क्या है विज्ञान? क्या है विज्ञान? क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार कोई रिसर्च करते रहते हैं, लगातार उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, और उस रिसर्च से और उसके पढ़ने से कुछ हमें नई चीज जो हासिल होती है, उसी नई चीज को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान एक तरीके का प्रैक्टिकली मान सकते हो आप, प्रैक्टिकल है। विज्ञान एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है जो एक लॉन्ग टर्म के बाद हमें सीखने को मिलता है, जब हम उस पर काफी सारी रिसर्च, काफी सारी स्टडीज के ऊपर कर लेते हैं। तो विज्ञान से हमारे लिए काफी सारी, विज्ञान से देखोगे इसी में हम वस्तुओं के सिद्धांत, प्रिंसिपल की बात करते हैं, इसी में वस्तुओं की हम क्वालिटी की बात करते हैं, इसी में वस्तुओं की हम नेचर की बात करते हैं कि वस्तुओं का नेचर कैसा होता है, किस तरीके के नेचर पे वस्तुएं काम करती है। तो मेरे ख्याल से विज्ञान की डेफिनेशन बहुत मैंने आपको सरल भाषा में समझाई है कि विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। हम किसी भी वस्तु के बारे में जितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? साइंस बोल देते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन ये है। तो इस बात को आप जल्दी से नोट कर लो दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूं इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आगे क्या है? आगे देखोगे कि इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि साइंस जो है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। साइंस जो है दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके यहां पर देखते हैं इसको। एक तो इसमें पार्ट्स जिसको हम ले सकते हैं, जिसे हम सजीव बोल सकते हैं दोस्तों, लिविंग, और दूसरे को हम क्या बोल सकते हैं? निर्जीव बोल सकते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है। अब देखोगे साइंस में सजीव और निर्जीव दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। अब देखो सजीव की क्या पहचान होती है दोस्तों? सजीव क्या मतलब पहचान कैसे कर सकते हैं हम ये सजीव है? तो सजीव के लिए कुछ पहचान के लिए पॉइंट होते हैं। जैसे सजीव जो होते हैं वो भोजन करते हैं। ओके दोस्तों। सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। सजीव जो होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं। सजीव जो होते हैं वो उद्दीपन की प्रक्रिया करते हैं, उद्दीपन की प्रक्रिया करते हैं। और सजीव जो होते हैं उनमें ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और सजीव जो होते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु भी होती है। क्या होती है? मृत्यु भी होती है। ये सजीव की एक पहचान होती है कि सजीव के अंदर आपको ये कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे कि वो भोजन भी करते हैं, वो रेस्पिरेशन श्वसन भी करते हैं, एक्सक्रीशन उत्सर्जन भी करते हैं, उद्दीपन भी करते हैं, सेंसर भी होते हैं, और उनकी डेथ भी होती है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं किसमें नहीं होती हैं? ये निर्जीव में सारी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। जो सजीव में प्रक्रियाएं हों और वो प्रक्रिया निर्जीव में ना हो तो उस वस्तु को हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। तो सजीव की और निर्जीव की पहचान करने के लिए ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये इनफ है। इससे हम किसी भी सजीव और निर्जीव की पहचान कर सकते हैं। तो ये दो भागों में इस तरीके से साइंस को डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर साइंस की ब्रांचेस की बात की जाए तो साइंस की ब्रांचेस को हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो उस ब्रांचेस को देख लेते हैं एक बारी हम कि साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और उनमें क्या क्या होता है, और हम कौन सी ब्रांचेस की आज बात करने वाले हैं टॉपिक के अंदर। तो साइंस की देखोगे ब्रांचेस जो होती है दोस्तों, इन ब्रांचेस को हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक पार्ट होता है इसका जिसको बोलते हैं हम फिजिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा पार्ट जो होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री ले लो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और इसको बोलते हैं हम रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। चौथा पार्ट जो होता है, तीसरा पार्ट जो होता है इसमें, इसको बोलते हैं हम जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजी। देखो ये तीन पार्ट्स, तीन ब्रांचेस हैं साइंस के अंदर, और इन तीन ब्रांचेस को ही पढ़ना जरूरी है। एग्जाम्स में इन तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर यह कहना बिल्कुल भी गलत होता है कि बायोलॉजी से ज्यादा आते हैं या फिजिक्स से कम आते हैं। कई पेपर तो ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें केमिस्ट्री की भरमार है,
केमिस्ट्री के काफी क्वेश्चन है। फिर कभी कभी पेपर में क्या हो रहा है, फिजिक्स ज्यादा आ गई, कभी कभी क्या हो रहा है पेपर में बायोलॉजी ज्यादा होगी। तो हम इस तरीके से अपना माइंड मेकअप करके नहीं पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ें, इसमें कम क्वेश्चन नहीं। किसी से भी पेपर वाला क्या सेट कर दे, आपके हाथ में जो पेपर सेट आ रहा है उसमें कौन से क्वेश्चन ज्यादा होंगे इसका अभी कोई आइडिया हमको नहीं है। ये तो जब पेपर देते तभी पता चलता है। इसलिए हम तीनों को उतना ही पढ़ेंगे, तीनों को बराबर वैल्यू देंगे, तो हमारा जो भी पेपर होगा, कैसा भी पेपर आए, कितनी भी साइंस का पोर्शन आए, वो हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो देखो इसमें मैं एक एक करके सबके बारे में थोड़ी सी बात और कर लूं यहाँ पर कि इनका मीन्स क्या होता है। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें दोस्तों, फिजिक्स ये होती है कि मूलभूत शाखा होती है, मूलभूत आधार है साइंस का, और एक बहुत पुरानी शाखा भी है इसकी। फिजिक्स जो होती है इसके अंदर हम पदार्थ के गुण, इसके अंदर स्टडी क्या करते हैं दोस्तों, पदार्थ के गुण और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। किसका, पदार्थ के गुण और जो एनर्जी होती है उसका अध्ययन करते हैं। और स्पेशली फिजिक्स के अंदर जो स्टडी की जाती है वो यूनिवर्स की स्टडी की जाती है। किसकी, यूनिवर्स की स्टडी की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड की स्टडी किसमें की जाती है, फिजिक्स में की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि फिजिक्स का फादर किसको कहा जाता है। मैं छोटी छोटी सी आपको अभी बस चीजें क्लियर करा रहा हूं, एक ओवरव्यू टाइप का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं दोस्तों हम न्यूटन को। किसको कहते हैं, न्यूटन को हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। लेकिन यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसको कहा जाता है। तो मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है वो कहा जाता है आइंस्टीन को। किसको कहा जाता है, आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन जिसको हम बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है। ये वाली बात तो एक जानने वाली है। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो जो मैटर है उसकी क्वालिटीज क्या है, उसमें ऊर्जा जो है उसका स्टडी करते हैं, और पूरे यूनिवर्स के स्टडी करते हैं। यूनिवर्स में जो भी मैटर है उसकी स्टडी करते हैं। फादर कौन है, न्यूटन है फिजिक्स के, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर है वो आइंस्टीन है। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको हम छूकर देख सकते हैं। महसूस करने वाली चीजें नहीं होती हैं, छूकर फिजिकली हम लाइव देख सकते हैं, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों, तो केमिस्ट्री में जो फादर थे उनका नाम क्या है, एंटोनियो लेवोजियर। ठीक है, ये कौन है, केमिस्ट्री के फादर है एंटोनियो लेवोजियर। केमिस्ट्री के अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो पदार्थ के अंदर जो अध्ययन करते हैं वो परमाणु का अध्ययन करते हैं दोस्तों। यहां पर किसका, परमाणु का अध्ययन करते हैं, अणु का अध्ययन करते हैं, और क्रिस्टलों। देखो परमाणु अणु क्रिस्टलों और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा का हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। मैं रिपीट करूंगा कि पदार्थ से परमाणु, अणु, क्रिस्टल और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो मुक्त हुई ऊर्जा होती है उस मुक्त हुई ऊर्जा के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कह सकते हैं। या एक तरीके से ये कह सकते हैं हम रसायन में हम रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन में हम रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बेसिकली मैंने तीनों पॉइंट ये लिखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या हमको अध्ययन करना है। इसी तरीके से अगर बायोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका, जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और हम यहां पर अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं जूलॉजी, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं इसमें बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। ठीक है, एक को बोलते हैं हम जूलॉजी और एक को बोलते हैं बॉटनी, जिसमें जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु है दोस्तों। कौन है, अरस्तु। अरस्तु को जूलॉजी का फादर कहा जाता है, जबकि थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस। ठीक है,
थियोफ्रेस्टस को किसका फादर कहा जाता है? बोटनी का। तो पहले तो हमने तीनों ब्रांचेस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखा है कि इनका मीन्स क्या होता है, इन तीनों के अंदर किस किस की स्टडी की जाती है। इसमें पदार्थ के गुण, ऊर्जा और यूनिवर्स की, इसमें परमाणु, अणु और क्रिस्टलों से जो रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो एनर्जी होती है, रिलीज होती है, उसकी स्टडी की जाती है। इसमें जीवों का अध्ययन कहा जाता है। यहाँ तीनों किस किस के क्या फादर हैं? देखोगे फिजिक्स के फादर मैंने न्यूटन, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के आइंस्टीन। यहाँ पर देखोगे केमिस्ट्री के फादर है एंटोनियो लेवोजियर, और जबकि जीव विज्ञान के जो फादर हैं इनको अरस्तु कहा जाता है। इसकी जब दो पार्ट्स हो जाते हैं तो जूलॉजी का फादर भी अरस्तु है और बोटनी का फादर भी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बेसिक सी नॉलेज थी यहाँ पर कि हमें पढ़ना क्या है आखिरकार। चलो हम शुरू करें दोस्तों, इसको रफ करें फटाफट से। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है भाई, यहां से मैंने जो पढ़ाया है आपके लिए, ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, किसके फादर कौन है, किसमें किसकी स्टडी की जाती है। तो ये सब जान लेना आपके लिए जरूरी है। हम कोई भी चीज जब पढ़ेंगे तो उसका बेस तो हम तैयार करेंगे। जब हमारा एक बार बेस तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो समझ लो हमें पढ़ने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेस इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप जीएस पढ़ो, मैथ पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, स्टार्ट करेंगे, वो होगा आपका फिजिक्स वाला पार्ट। क्या होगा? फिजिक्स वाला पार्ट होगा। अब देखो इस फिजिक्स के अंदर मैंने आपको अभी डेफिनेशन बता दी, फादर कौन है। जितने भी स्टूडेंट हैं हेडिंग डाल लोगे सब फिजिक्स, फादर लिख लोगे इसके न्यूटन, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के फादर लिख लोगे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या थी मैंने बताया था, जिसके अंदर पदार्थ के गुण, ऊर्जा और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाए उसको ही हम फिजिक्स कहते हैं। जिसमें हम सारी चीजों को फिजिकल देखकर छूकर अध्ययन करते हैं, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। अब देखो ये फिजिक्स को यहाँ पर दोस्तों हम किस कौन कौन से पार्ट में पढ़ने, इनमें पढ़ना क्या है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर जो हमें पढ़ना है, एक तो यांत्रिकी वाला टॉपिक पढ़ना है। यांत्रिकी, यांत्रिक को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। एक हमें दूसरा पढ़ना है इसमें प्रकाश, टॉपिक के नाम बता रहा हूं जो पढ़ने हमारे लिए, लाइट। एक टॉपिक जो पढ़ना है हमारे लिए साउंड, ध्वनि। एक और टॉपिक पढ़ना है इसमें हीट, ऊष्मा। और एक टॉपिक और पढ़ना है हमें विद्युत, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, वो वाला टॉपिक और पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें काफी सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी पढ़ना क्या है। तो हम अब पढ़ने के सिलसिले में दोस्तों, पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है, इस पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में हम शुरू करने वाले क्या है आपके लिए आज, यांत्रिक मतलब फिजिक्स से शुरू करेंगे और सीक्वेंस से एक एक टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलाए जाएंगे। अब देखोगे इसमें हम अब मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स में हमें देखोगे क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजों को एक एक करके हम क्लियर करते हैं। तो सभी दोस्त हेडिंग डाल लोगे फिजिक्स में भी हेडिंग डाल लोगे मैकेनिक्स। ठीक है, फिजिक्स में भी क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ने हैं। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पर हम जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं, हम यांत्रिकी पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक डाल देता हूं यांत्रिकी। तो यांत्रिकी का मतलब क्या होता है, जिसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं दोस्तों, मैकेनिक्स। यांत्रिकी का मतलब क्या होता है? यांत्रिकी का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु पर, इसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है उसकी बात बता रहा हूं मैं, कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाकर उस वस्तु की जो अवस्था है उसको, उसमें परिवर्तन करना या वस्तु को विस्थापित करना, तो उसको विस्थापित करने या उसको एक तरीके से बल लगा के हटाने में जो ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है, जो भी हमारी एनर्जी लग रही है, उसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिकी बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि यांत्रिकी किसे बोलते हैं। मैं एक बार और रिपीट करूंगा कि यांत्रिकी किसे बोलते हैं, कि हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं। जैसे मान लो ये बोर्ड है और इस बोर्ड पर ही मैं फोर्स लगाऊं और या दीवार पर फोर्स लगाऊं, तो इस पर फोर्स लगाने से इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो या ना हो वो एक अलग मैटर है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो व्यवस्था चेंज हो रही है फोर्स लगाने से, उसी व्यवस्था को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिकी बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं।
अब देखो ये इसमें छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं दोस्तों, जो शुरुआत में हम स्टडी करते हैं। जैसे यांत्रिकी के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है आपके लिए राशि। क्या पॉइंट आता है? राशि, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। अब देखोगे आपसे पेपर में ये छोटी छोटी से पॉइंट है डिस्कस कर लेता है कि राशि क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है। पेपर में आ सकता है कि क्वांटिटी क्या होती है, राशि क्या होती है। तो राशि किसे बोलते हैं दोस्तों? जिसे हम संख्या के रूप में, जिसे हम नंबर के रूप में प्रदर्शित कर सके या डिनोट कर सके। मैं रिपीट कर रहा हूं, राशि किसको कहते हैं? जिसे हम संख्या के रूप में डिनोट कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को हम क्वांटिटी बोलते हैं, उसी को हम राशि बोलते हैं। जैसे इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स बिना एग्जांपल के नहीं चलने वाली है। हर एक चीज के एग्जांपल्स देंगे, हर एक चीज को एग्जांपल से समझेंगे। अब देखो इसमें राशि के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आयु, आयु, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया इसका एक तरीके से मान लो जनसंख्या, ठीक है। आयु बोल दी, जनसंख्या बोल दी, और भी ले सकते हैं, जैसे और चीजें ले सकते हैं। अब देखो इसमें एग्जांपल किस तरीके से मैं सेट कर रहा हूं आपको ये बता दूं कि यहां पर जो राशि है, सिर्फ ये राशि है, ये नॉट फिजिकल क्वांटिटी। इसमें फिजिक्स का कहीं कोई यूज नहीं है। अगर आपकी कोई एज पूछना चाह रहा है तो आपको अपनी एज बताने के लिए कोई मीटर नहीं लाना पड़ेगा, कोई किलोग्राम नहीं लाना पड़ेगा, कोई विद्युत या एम्पियर नहीं लाना पड़ेगा, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मैं इतने वर्ष का पैदा हुआ था और अब तक मैं इतने वर्ष का हो चुका हूं। जनसंख्या कितनी है, मान लो हम बोल देते हैं एक मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, आपको पता है कि अपने दिमाग में काउंट किया कि हाँ 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कहीं कोई फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ नॉर्मल राशि की इसमें मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो राशि किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ जिसे नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, ठीक है। जैसे इसमें आप बता सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। मेज की लंबाई हो सकती है, वस्तु का भार हो सकता है। तो इनके अंदर कहीं भी आपको कोई फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल राशि की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आयु और जनसंख्या वाला आपको एग्जांपल दिया है। अब इसी में आपसे दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस कर लेगा कि बताइए भौतिक राशि क्या होती है। ये आता है पॉइंट आपके एग्जाम से शुरू। अब हुआ आपका टॉपिक शुरू, जो एग्जाम से क्वेश्चन आने, भौतिक राशि या भौतिक राशियां। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। भाई भौतिक राशियां क्या होती हैं? देखो अभी मैंने आपके लिए क्या बताया दोस्तों कि राशि क्या होती है। तो राशि हमने क्या बोला कि जिसे हम नंबर के रूप में बता सके। तो यहां तो राशि की जगह तो नंबर ही आना है, अब भी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। राशि तो वही है जिसमें नंबर आए, राशि। लेकिन यहां पर एक अलग वर्ड ये जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है आपका? भौतिक या भौतिकी, फिजिकल। तो यहां पर ये राशि कैसी होगी अब? भौतिक राशि, कि जिसे हम भौतिक राशि के रूप में, जिसे हम भौतिकी के रूप में प्रदर्शित कर सके उसको, या इस तरीके से ले सकते हैं, ऐसी राशि जिसे हम भौतिकी के नियम के अनुसार, जिसे हम फिजिक्स के नियम के अनुसार डिनोट कर सकते हैं, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। देखो यहां पर मैं राशि को फिजिक्स के अनुसार नहीं ले रहा हूं, यहां पर अब हमें फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। बिना फिजिक्स के हम उसको बता ही नहीं सकते दोस्तों, बिल्कुल नहीं बता सकते बिना फिजिक्स के। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें फिजिक्स का लॉ लग जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। बात आई समझ में? क्लियर हो रहा पॉइंट? चलो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल मैं देता हूं दोस्तों, इसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जैसे मैं ले लेता हूं इसके एग्जांपल में वेग को बोलते हैं दोस्तों हम वेलोसिटी। जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर बल को बोलते हैं हम फोर्स। जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर कार्य को हम बोलते हैं वर्क। जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर त्वरण, जिसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। तो ऐसे करके काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैं लिखता चला जाऊंगा, बोर्ड भर जाएगा एग्जांपल से।
तो समझने के लिए यह है कि आप इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे बिना फिजिक्स के बता दो। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आपने कितना कार्य किया है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतना वर्क हुआ है, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कार्य निकालने के लिए हमको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, हमको वेग निकालने के लिए फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, विस्थापन निकालने के लिए फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सीलरेशन निकालने के लिए फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, है भाई। कार्य क्या होता है, W = D/S, कार्य हमको निकालना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पर हम किसी भी चीज को ओरली नहीं बता सकते। मैं बता सकता हूं भाई ओरली क्या, जनसंख्या। अभी मैं जहां पर पढ़ा रहा हूं, मान लो यहां पर 4 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं बता दूंगा 1 2 3 4 है, मैं काउंट करके बता दूंगा मेरे पास इतनी पुस्तकें 1 2 3 4 5 7 8 10 20 जो भी पुस्तकें, तो इनमें कोई फिजिक्स नहीं लगाई। यहां पर हमने फिजिक्स का यूज किया, उसी को हमने क्या बोल दिया, फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो। कमेंट करते रहना और बताते रहना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करते रहना। मजा आ रहा हो तभी करना ये सब, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है। भौतिक राशि की अब बात करें हम दोस्तों, तो भौतिक राशियां जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, टाइप्स। इसके 2 होते हैं भौतिक राशि के, फिजिकल क्वांटिटी के, जो आप हमेशा से पढ़ते चले आए हो। देखो आपके दिमाग में जब राशियां मैंने वर्ड लिया होगा ना, तो आपके दिमाग में तभी आया होगा कि राशियां 2 होती हैं, और वो कौन सी आती होंगी, सदिश राशि और अदिश राशि। नहीं दोस्तों, ये जो राशियां होती हैं सदिश राशि और अदिश राशि, फिजिकल क्वांटिटी होती है, नॉट क्वांटिटी। नॉट क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां 2 होती हैं, जिसमें एक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सदिश राशि। सदिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी कौन सी होती है दोस्तों इसमें, अदिश राशि। देखो इतना मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में आपको कि आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल एकदम से आमने सामने बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक दूसरी होती है इसमें स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखोगे आपने हमेशा से पढ़ते चले आए हो कि सदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश राशि किसको कहते हैं। डेफिनेशन मेरे ख्याल से अगर क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हैं तो 100 में से 99 स्टूडेंट को इसकी डेफिनेशन पता होती है कि वही कि जिसके अंदर दिशा और परिमाण हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। जिसके अंदर सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, उसको क्या बोलते हैं। ये हमेशा से पढ़ते आए। अब इस चीज को समझेंगे जिससे कि पेपर में आए तो हम अप्लाई कर सके, हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट लो भाई इस चीज का स्क्रीनशॉट। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो हम पढ़ा नहीं पाते हैं। जल्दी से लाइव आएंगे तो फिर आपके लिए शुरू करेंगे सारी चीजें, लंबी लंबी क्लास। भाई वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, आप लोग वीडियो को अधूरा देख के छोड़ देते हो। अब देखो यहां पर मैं बात कर रही हूं आपके लिए सदिश राशि की। किसकी, सदिश राशि। और सदिश राशि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं। देखो थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो तो मैनेज कर लेना, हो सकता है बाहर से आ रही हो, मैं लोग वीडियो कर देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी इसको बोलते हैं। देखो सदिश राशि की डेफिनेशन जैसे मैंने बताई थी, जिसके अंदर दिशा होगी प्लस परिमाण होगा और ये योग के नियम का पालन करेगी। योग के नियम का क्या करेगी, पालन करेगी। देखो परिमाण को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आप सभी जानते हो। अब देखो यहां पर यही सब कंफ्यूजन में हो जाती है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैं बिल्कुल वैसी बात बताऊंगा जो बस आपने रटी हुई है, उनको समझे नहीं हो, मैं समझा दूंगा सारी चीजों को। देखो दिशा तो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन आप जानते ही हो हमेशा से कि ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है। 4 डायरेक्शन है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी और ये साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो टेंशन मतलब मैं सारी चीजें पढ़ा लेता हूँ, रीजनिंग में सब पढ़ा लेता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में पढ़ाएंगे। अभी जिस पर हम पढ़ा रहे हैं उसी पर फोकस करेंगे सिर्फ अपना। तो ये डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। मेनली डायरेक्शन जो होती है, बेसिक डायरेक्शन वो 4 ही होती है, नॉर्थ साउथ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें जो परिमाण है इसकी अगर बात करें तो परिमाण एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है। अगर इस मैग्नीट्यूड को समझ गए तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है दोस्तों, मैग्नीट्यूड एक तरीका का क्या होता है, नंबर होता है, एक तरीके की कोई संख्या होती है।
मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक तरीके की कोई संख्या होती है। लाइट शायद चली गई है, थोड़ा सा गेट खोल लें जिससे कि लाइट प्रॉपर आती रहे। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक तरीके का नंबर होता है। तो देखोगे यहां पर मैग्नीट्यूड नंबर हो गया और डायरेक्शन हो गई कि एक तो कोई ना कोई उसके अंदर संख्या होगी और दूसरा उसके अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। जब ये दोनों चीजें हम मिल जाएं तो हम डायरेक्ट कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, सदिश राशि। अगर उनमें से इन दोनों में से कोई एक चीज भी हमारे लिए मिस हो रही है, मिसिंग कर रही है, तो उसमें हम सदिश राशि नहीं लगाएंगे, फिर वो क्या हो जाएगी, आपकी अदिश राशि हो जाएगी। चलो मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं आपके लिए। इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं, इनके मैं दूंगा वेव, ठीक है, वेलोसिटी, बल, विस्थापन, सॉरी बल और फोर्स, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है, संवेग, मोमेंटम, ठीक है। आगे लिखोगे रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। देखोगे कोणीय, कोणीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है। आगे और भी लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। आगे लिखोगे इसमें विद्युत ध्रुवण। आगे लिखोगे बल आघूर्ण, टॉर्क बोलते हैं इसको, बल आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। लिखते चले आओ फटाफट से, फटाफट, गर्मी बहुत हो रही है, तेरा पसीना साफ कर लूंगा। नेक्स्ट लिखो चुंबकीय क्षेत्र, यहां लिख देता हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, प्रेरण को होता है इंडक्शन, ठीक है ना, इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको देखो इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहो इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से सारी, ये पोलर होता है, ध्रुवण का मतलब होता है पोलर, इलेक्ट्रिसिटी पोलर, ठीक है। ये टॉर्क होता है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी टॉर्क, इस तरीके से पोलर टॉर्क। तो इस तरीके से एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे। और भी लिख लो यहाँ पर चाल प्रवणता, बहुत कुछ है एग्जांपल। तो प्रवणता जो पेपर में आते हैं मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं। ताप प्रवणता लिख लो, वही दोनों, चाल प्रवणता और ताप प्रवणता। हो गया। कोणीय विस्थापन भी लिख दो, कोणीय विस्थापन, और भार भी लिख दो, भार। तो ये क्या है, सबके सब अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, रेखीय संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो गई, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण हो गया, विद्युत ध्रुवण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, विद्युत ध्रुव आघूर्ण हो गया, बाकी चाल प्रवणता, ताप प्रवणता और कोणीय विस्थापन और भार हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हो गए आपके लिए, सदिश राशि के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं समझा देता हूं। देखो जैसे क्या होता है कि विस्थापन से मैं समझा देता हूं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से कि एक्चुअल में सदिश राशि हम कैसे निकालते हैं। जैसे विस्थापन क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में चली गई एक निश्चित दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और ये विस्थापन आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं आगे डिस्कस करूंगा सारी चीजें। तो विस्थापन एक्चुअल में है क्या कि मान लो ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से हम यहां तक चले बी पॉइंट तक कोई दूरी, तो ये निश्चित दूरी होगी सबसे पहली बात। और ये दूरी मान लो मैंने 5 मीटर मान ली या 5 किलोमीटर मान ली, और निश्चित दूरी होगी और दिशा भी कैसी होगी, निश्चित होगी। जब कोई दूरी निश्चित दिशा में और निश्चित दूरी चली जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
विस्थापन बोलते हैं। तो इसकी डायरेक्शन मान लो मैंने बोल दी कि ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो मैंने यही तो बोला था भाई, सदिश राशि के लिए क्या चाहिए, एक तो डायरेक्शन चाहिए जो इसके अंदर मिल गई, दूसरी क्या चाहिए इसके अंदर परिमाण चाहिए। परिमाण क्या है इसका 5, कितना है 5, ठीक है। परिमाण इसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, वो मैं सारी चीजें आगे चल के समझाऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि भाई यहां से यहां तक चला, तो यहां से यहां तक की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अगर मान लो ये व्यक्ति ए पॉइंट से चलता और ए पॉइंट से चल के ये बी पॉइंट तक जाता, ध्यान से सुनना, और यहां तक ये 10 मीटर की डिस्टेंस चलता, लेकिन लौटकर फिर ये दोबारा से कहां पर आया था, सी पॉइंट से आया था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। तो देखोगे इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका ए और लास्ट पॉइंट क्या है सी, तो इन दोनों के बीच की दूरी अब कितनी रह जाती है 5, तो विस्थापन क्या होगा आपका 5 ही होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 होगा। जबकि टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा कितनी चली गई है 10, तो ये टोटल चली गई, यहां से लौट के आया 5 और चली गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई है 15 चली गई है। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। विस्थापन क्या है, वेग क्या, सारी चीजें मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी, अगले पार्ट में मैं अदिश राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सारी चीजों को मैं क्लियर कराऊंगा। चलो मैं लेता हूं यहां से विदा। अगर समझ में आया हो दोस्तों तो जरूर कमेंट करना और बताना कि हाँ आगे कंटिन्यू की जाए क्लास या नहीं की जाए। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।